नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1988 के बाद हिंदुस्तान में कितने तरह के इलेक्टरल रिफॉर्म्स आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, ये जो रिफॉर्म्स हैं, परिवर्तन, बदलाव, ये असल में दो फेजेस में आए। एक 2000 के पहले, एक 2000 के बाद। 1988 इसलिए था क्योंकि 1988 के बाद हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी वो मल्टी मेंबर बॉडी बनी। और सबसे पहला परिवर्तन ये आया कि जिस हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र सीमा 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतलब 1989 में यह नियम लाया गया कि अब 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी बंदा या बंदी या कोई भी इंसान वोट दे सकता है अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को। एंड 61st अमेंडमेंट एक्ट कर राजीव गांधी की सरकार थी, ये नियम लाया गया। इसी को कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा, डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। जितने भी लोग इलेक्शन में काम करेंगे, मतलब जब इलेक्शन के दौरान काम करेंगे, चाहे वो इलेक्टरल रोल को प्रिपेयर करें, रिवाइज करें, करेक्ट करें, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटेशन के अंडर में काम करेंगे और पूरा का पूरा उनका सुपरिटेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखेगी। तीसरा, 1988 के बाद जो नंबर ऑफ प्रपोजर गए और सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनको बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को काटना बहुत ज़रूरी था। आपने अक्सर सुना होगा जमानत जब्त हो जाना, ये वही सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। राज्यसभा में और विधान परिषद में जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया 1988 के रिफॉर्म्स के बाद। देन सबसे बड़ा इनोवेशन जो 1989 के रिफॉर्म के बाद आया वो था ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं ये जो 88-89 कहता हूं, ये वही दौर है जब राजीव गांधी की सरकार ने इस नया नियम को लाए। ईवीएम मशीन आई। पहली बार ईवीएम मशीन 1998 में इस्तेमाल हुई जब दिल्ली, एमपी और राजस्थान में स्टेट इलेक्शन हुआ। नाउ अब हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन ही एक तरीका है वोट करने का, और ये सबसे फुल प्रूफ, इफिशियंट और बेटर ऑप्शन माना जाता है इलेक्शन के लिए। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, बीजेपी को वोट मिल गया। तो ये सब बातें तो कहने की हैं, बिकॉज अपोजिशन को राजनीति में कोई भी पार्टी हो सवाल उठाने का हक है। एंड एक नियम और लाया गया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, मगर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उसने नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको वॉयलेट किया है, तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। नेशनल ऑनर आई मीन टू से नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, अगर उसने इनकी बेइज्जती की है और कोर्ट तब उसके ऊपर 6 साल तक के लिए उसको डिस्क्वालीफाइड कर सकती है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव नहीं लड़ सकता। And a candidate cannot contest more than 2 constituency। एक इंसान सिर्फ 2 ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, 2 जगह से ज़्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने देखा होगा अक्सर नेता जो होते हैं वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। इस बार 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा। अमेठी हार गए, वायनाड जीत गए। नरेंद्र मोदी 2014 में 2 जगह से चुनाव लड़े थे। Death of a contesting candidate. Previously, the election was countermanded on the death of a contesting candidate. In the future, no election will be countermanded on the death of a contesting candidate. If the deceased candidate, however, was set up by a recognized national or state party, then the party concerned will be given an option to nominate another candidate within 7 days of the issue of a notice to that effect to the party concerned by the election commission। पहले क्या नियम था कि मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी का कोई सदस्य है
वो एक्सपायर कर जाए तो वो सीट खाली हो जाती थी, उसको काउंटर मैंडेट कर दिया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई नेशनल या स्टेट पार्टी है या वेल रिकॉग्नाइज पार्टी है, उसका कोई भी कैंडिडेट एक्सपायर कर जाता है तो उस पर्टिकुलर सीट पर उसकी जगह पर 7 दिन के अंदर अंदर किसी और कैंडिडेट को पार्टी नॉमिनेट कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछकर। एंड उसके बाद एक नियम और आया कि वो जो आपका पोलिंग बूथ होता है उसके पास कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकता किसी भी तरह का। अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ाता है तो उसको कम से कम 2 साल की सजा होगी। एंड ऑन पोल डेज employees of organization get a paid holiday and violation of this is punishable by a fine। कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं इलेक्शन वाले दिन उसको पेड हॉलीडे माना जाता है। वो हॉलीडे ऐसा नहीं होगा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इलेक्शन वाले दिन जो हॉलीडे मिलता है वो पेड हॉलीडे होता है, उसकी सैलरी मिलती है, ये नियम है। प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लिकर, किसी भी तरह का लिकर या इंटॉक्सिकेंट किसी भी शॉप में या ईटिंग प्लेस पर, इधर इट बी पब्लिक और प्राइवेट, वहां पर नहीं बेचा जा सकता विद इन अ पोलिंग एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। वोटिंग पड़ने के 48 घंटे पहले तक उस पोलिंग बूथ के अगल बगल कोई भी लिकर की शॉप नहीं खुली रहेगी, किसी भी तरह के खाने के स्थान नहीं खुले रहेंगे, किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट नहीं बेचा जाएगा कहीं पर भी। टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन टू एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल नाउ बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी इन दैट हाउस। अगर मान लीजिए कोई सीट खाली हो जाती है किसी पर्टिकुलर हाउस में तो 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, पहले बाई इलेक्शन का कोई नियम नहीं था। अब 1989 के बाद ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर बाई इलेक्शन करवाओ और उस सीट को भरो। एंड जो कैंपेनिंग का पीरियड था, जो कैंपेनिंग का कार्यकाल था, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया 1989 से। तो ये कुछ रिफॉर्म्स गए जो 2000 के पहले, मतलब 1989 से लेकर 2000 के बीच में लाए गए। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताता हूं जो कि 2000 के बाद आए। सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, आपको पता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कंटेस्टेंट अगर इलेक्शन को लड़ता है तो इलेक्शन पे पैसा बहुत खर्च होता है। अफराद पैसा खर्च करते हैं लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट होता है, बड़े बड़े माफियाओं का सपोर्ट होता है, तो भर भर कर पैसे आते हैं। लेकिन 2000 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नियम लाए और इनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर थोड़ा सा पाबंदी लगाई। At present, there is no limit on the amount a political party can spend in an election or on a candidate, but the commission has put a cap on individual candidate spending. लोकसभा का इलेक्शन अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, ठीक है, तो वो 50 से 70 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है इलेक्शन को लड़ने के लिए, डिपेंड अपॉन द लोकसभा सीट, या मान सकते हैं डिपेंड ऑन द स्टेट। एंड अगर किसी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है तो 20 से 28 लाख रुपए एक कैंडिडेट पर खर्च किए जा सकते हैं। पार्टी कितना खर्च करेगी पूरा ओवरऑल, इसका कोई भी एस्टिमेशन या इसका कोई भी सीलिंग कैप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कैंडिडेट का डिसाइड करके रखा है 50 से 70 लाख लोकसभा के लिए एंड 20 से 28 लाख असेंबली इलेक्शन के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल, The Election Commission of India issued a statement before the 2019 Lok Sabha election saying that exit poll result could be broadcast only after the final phase of the election were over. Exit poll तभी कोई भी मीडिया हाउस ब्रॉडकास्ट कर सकती है जब आपका इलेक्शन का फाइनल फेज ओवर हो जाएगा। This was done to avoid prospective voter being misguided or prejudiced in any manner. क्योंकि इससे क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ फेजेस के इलेक्शन हुए और किसी मीडिया हाउसेस ने ये दिखा दिया कि भाई देखो ये पार्टी जीत रही है, तो आने वाली जो वोटिंग होती है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। लोग मिसगाइड होते हैं, लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं। वोटिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट, 2013 the Election Commission of India decided to expand the ambit of postal ballot voting in the country. Previously, only Indian staff in mission abroad and a defense personnel in a limited way could vote via postal ballot. देखिए, जो लोग हिंदुस्तान के होकर बाहर रहते हैं, मतलब बड़े बड़े एम्बेसडर की नौकरी करते हैं, या जो आर्मी पर्सनल होते हैं, बॉर्डर पे तैनात होते हैं, जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, वो
पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करते हैं। नाउ देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ वोटर हु कैन यूज द पोस्टल बैलेट। नाउ 6 कैटेगरी के वोटर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सर्विस वोटर्स, दूसरा स्पेशल वोटर्स, तीसरा वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स एंड स्पेशल वोटर्स, वोटर सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब जिनको गिरफ्तार किया गया है ताकि आने वाले समय वो क्राइम ना करें, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड नोटिफाइड वोटर। अब 6 कैटेगरी में पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट हो सकता है। अवेयरनेस क्रिएशन, ठीक है, 25 जनवरी को जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडिंग डे है। एंड लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वोटिंग होती क्या है, वोट कर कर फायदा क्या है, वोटिंग का अधिकार क्या है, मतलब वोट के बारे में अवेयर करवाया जाएगा। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी need to report any contribution in excess of ₹20,000 to the election commission for claiming income tax benefit। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स बेनिफिट चाहिए तो 20,000 से ऊपर के जितने भी खर्च गए उनका ब्यौरा उनको इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा, तभी उन्हें इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एंड डिक्लेयरिंग ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट एसेट्स एक्सेट्रा बाय द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपने कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा देगी कि उनके कैंडिडेट पर कितना केस अभी तक चला है, क्रिमिनल केस, कितना क्रिमिनल केस चल रहा है, कितनी उनकी संपत्ति है, ये सब कुछ एफिडेविट पे लिखकर सिग्नेचर कर कर देना है, ठीक है। एंड डिक्लेयरिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द एफिडेविट इज नाउ एन इलेक्टरल ऑफेंस पनिशेबल। और किसी भी कैंडिडेट ने अगर गलत ब्यौरा दिया एफिडेविट पर अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का या अपने एसेट्स का, तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फाइन भी हो सकता है।